हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जेईई बीआरक एग्जामिनेशन में आपको अपना बूस्ट कैसे करना है स्कोर इन द सेकेंड अटेम्प्ट। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद सभी को ये डाउट होता है कि अब सेकेंड अटेम्प्ट में हम अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करें, क्योंकि ये फाइनल शॉट है। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। इसमें अगर आपके नहीं आए तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर ही ट्राई करना पड़ेगा, राइट। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सब लोग अपना बेस्ट ट्राई करते ही हैं, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में डिफरेंस ये आता है कि टाइम बहुत कम है। ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी समझना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, और कम टाइम में अपनी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना होता है। जब हमारे पास टाइम है कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट देने में अभी हमारे पास 6 महीने हैं, तो हम सब चीज़ें ही आराम आराम से अच्छे से कवर करने की ट्राई करते हैं। पर सेकेंड अटेम्प्ट में सब लोगों के पास कम टाइम है। चाहे आपके अगर 98 परसेंटाइल है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस 98 परसेंटाइल को मैं 99.9 पे कैसे लेके जाऊँ। अगर आपकी 80 है तो भी आपको यही सोचना है कि 99.9 तक कैसे लेके जाऊँ। अगर आपकी 70 है, 60 है, पे कितनी भी परसेंटाइल है, राइट। तो हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है यहाँ पे, और हर किसी को अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना पड़ता है। किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी की मैथ्स अच्छी होती है, तो इस वजह से हमें अपने प्रिपरेशन को अलग तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। एंड सबकी यहाँ पे एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइस। तो सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, शायद आपने पहले की वीडियोज में भी देखा होगा। पर ये वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट में मार्क्स चाहिए तो। लास्ट ईयर की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही कम लोगों के 99 परसेंटाइल प्लस आए थे, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट तक हमने ऑलमोस्ट 1/3 का सक्सेस रेट अचीव कर लिया कि हाँ, हर 3 में से एक बच्चे के 98 परसेंटाइल से ऊपर गए थे। जबकि अगर हम बात करें फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे जो टॉपर्स थे। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी फॉलो करना, जिस तरीके से हमने इम्प्रूव करवाया था सबका रिजल्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है गाइस। ठीक है, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस साल तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का ही रिजल्ट ऑलरेडी इतना अच्छा है, सेकेंड अटेम्प्ट में शायद और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी कि इस साल हमारा क्या रिकॉर्ड रहता है। लास्ट ईयर 1/3 था, इस ईयर शायद 1/2 भी हो सकता है। तो देखते हैं, 1/2 वैसे होना बहुत मुश्किल है कि यार 2 में से एक बच्चे के टॉप स्कोर हो, लेकिन वी विल ट्राई। तो आज मैं आपको वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी, वो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जो कि प्रिपरेशन जितना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो, आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता, तो भी आपके अच्छे परसेंटाइल शायद ना आ पाए। वैसे तो मैं ये वीडियो 2025 में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप आगे भी ये वीडियो देखते हो किसी और साल में, तो ये हर साल के लिए वैलिड है। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आप अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हो इन द सेकेंड अटेम्प्ट एग्जामिनेशन। तो मैं सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स की बात करूंगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट योर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। गाइज, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है ना कि देखो, एप्टीट्यूड में ना कोई ऐसा नहीं होता कि एप्टीट्यूड में कोई अच्छा है कोई बुरा है। जैसे ड्राइंग में हो सकता है कोई अच्छा हो, मैथ्स में हो सकता है कोई अच्छा हो, एप्टीट्यूड में कोई अच्छा नहीं होता, सब अच्छे हो सकते हैं। एप्टीट्यूड में सबकी अच्छी परसेंटाइल आ सकती है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है प्रिपरेशन करना। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्लासेस में आ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अपने बुक से रिवाइज कर रहे हो, तो सबके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इसमें कोई स्ट्रेंथ की बात ही नहीं है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन सबको कंप्लीट करना है। एंड एप्टीट्यूड एक नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट है, मतलब कि अगर आपके एप्टीट्यूड में अच्छे परसेंटाइल नहीं आते हैं तो बहुत कम चांस है कि आपके ओवरऑल परसेंटाइल अच्छे बन सके, आपकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी नहीं आ पाएगी अगर आपका एप्टीट्यूड पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो इसीलिए विदाउट एनी डाउट एप्टीट्यूड पार्ट को आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखो। एप्टीट्यूड में भी अब 3 चीज़ें हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, दूसरा लर्निंग बेस्ड, एंड तीसरा प्रैक्टिस बेस्ड। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमारी 6 बुक्स हैं, ठीक है, जो कि हम जेईई बीआरक के लिए देते हैं एप्टीट्यूड पार्ट के अंदर। पहला जो बुक है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, जिसको हम BCM कह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो बुक है वो है आपका जनरल एप्टीट्यूड, विच इज़ GA। ओके, थर्ड है हमारा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो 3 बुक्स हैं ना, जो हमारी अपनी बुक्स हैं SSAC की, अगर आप SSAC का पार्ट नहीं हो, आपके पास बुक्स नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको सारी रिकमेंडेशंस दूंगी कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो मिनिमम आपके पास बुक्स तो होनी चाहिए, बिकॉज बुक्स हमारी अपनी कस्टम मेड है, क्योंकि बाहर मार्केट में नाटा जी की कोई अच्छी बुक नहीं मिलती है। और अगर आप BCM, जनरल एप्टीट्यूड या हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की कोई और बुक लेते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही कॉन्टेंट होता है जो कि एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं
नहीं है। तो आपको एग्जाम में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत प्रिसाइज कंटेंट पढ़ना होता है। टाइम इतना है नहीं कि आप सब कुछ पढ़ो और ना ही आपको समझ में आएगा। तो मिनिमम आपके पास मेरे हिसाब से बुक तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ये 3 बुक्स हैं तो यार ये बुक्स ऐसी है ना कि आप इन्हें रट नहीं सकते हो। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल को सीधा रटने की ट्राई करोगे आप रट ही नहीं पाओगे। तो ये बुक्स हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बुक्स गाइज। आपको पहले इन टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि यार अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो फाउंडेशन होता क्या है, कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं, लेकिन वो क्यों है, मतलब वो एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको उनका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे एक क्यों होता है, एक वाई होता है, एक रीज़न होता है कंस्ट्रक्शन में कि ये चीज़ हम क्यों देते हैं, सिर्फ रटना नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की बात करो तो उसमें कलर स्कीम्स हैं, ठीक है, जो कि आपको समझने पड़ेंगे कि वो क्या होते हैं। हिस्ट्री भी बहुत बोरिंग होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी। तो आपको पहले समझना है और 80% 90% तो आपको क्लास में ही लर्न हो जाएगा एक बार समझ लोगे तो। उसके बाद आपको इसको रिवाइज करना है ताकि आपके माइंड से कोई चीज़ स्लिप ना हो जाए। देन जो हमारा सेकंड है वो है फेमस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्ट्स, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बहुत क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, लेकिन सैडली इसमें कुछ समझने का नहीं होता है। इसमें आपको लर्न ही करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो, थोड़ा फन वे में लर्न कर सकते हो, लेकिन लर्न तो आपको करना ही है। तो चाहे आपको इसे जैसे भी लर्न करना है, स्केचेस बनाओ, नोट्स बनाओ, कोई ट्रिक्स बनाओ लर्न करने के, लेकिन लर्न तो तुम्हें करना ही है फेमस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्ट्स, इसमें और कुछ तरीका नहीं है। एंड लास्ट है प्रैक्टिस, जो कि आपकी रीजनिंग और 2D 3D की जो बुक है, ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लासेस में आपको समझाया जाता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बस आप वो थोड़ा बहुत टिप्स ट्रिक्स को समझो एंड देन प्रैक्टिस 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 अ लॉट। तो ये पूरे प्रैक्टिस बेस्ड है। तो एप्टीट्यूड की ये 3 चीज़ें हैं। अगर हम सेकंड बात करें ड्राइंग की, तो ड्राइंग में देखो ये छोड़ो कि हमें कितना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करने से तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं ड्राइंग में। अगर तुम 2-4 स्केचेस निकाल के प्रैक्टिस कर लेते हो, या हमने भी बहुत सारी ड्राइंग की वीडियो डाली हुई है, तो तुम देख देख के अगर बना रहे हो, तुम्हारे उससे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आपको कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन फिगर्स कैसे ड्रॉ करने हैं, पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करने हैं, पर्सपेक्टिव स्केचिंग कैसे करनी है, 2D कॉम्पोजिशन, लोगो डिज़ाइन। ये जो 5 टॉपिक है इनके आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। 3 टॉपिक पे तो कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो एटलीस्ट आप वो 3 वीडियो सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखो कि मुझे चेकआउट करनी ही करनी है। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं कॉन्सेप्ट वाली, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। तो आप मान के चलो कि ड्राइंग पार्ट में आपका इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होने वाला। आप अच्छे हो तो अच्छे ही रहोगे, ठीक ठीक हो तो ठीक ठीक रहोगे, बुरे हो तो बुरे ही रहोगे, इंप्रूवमेंट आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके ऑलरेडी 98-99 परसेंटाइल है, आप सोच रहे हो कि अब मैं अपने परसेंटाइल और अब कैसे लेके जाऊँ, 99.9 पे लेके जाऊँ, कॉन्सेप्ट्स करो भाई, नहीं तो नहीं होने वाला है, वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। थर्ड इज डू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स। तो मैथ्स का जो पार्ट है उसमें ये रहता है कि आपको हर टॉपिक पढ़ने पे फोकस नहीं करना है कि मैं सब सिलेबस कंप्लीट करके जाऊँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे अच्छा आप जितने भी टॉपिक्स कर रहे हो, अगर आप पहले से मैथ्स पार्ट प्रिपेयर करते आ रहे हो तो थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे से कमांड होंगे। थोड़ा लेट प्रिपेयर कर रहे हो या अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से कितना प्रिपेयर कर चुके हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने टॉपिक्स डन करने हैं अपने एग्जाम के लिए। तो मैथ्स के लिए अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो ईजी टॉपिक्स चुनो, ठीक है। ऑलरेडी आपको जो टॉपिक्स आते हैं आप वो चुनो और उनको बिल्कुल जी एग्जाम के लिए अच्छे से डन करो। जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स है आपको सॉल्व करने हैं। तो एक एक करके हम इन तीनों सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअली भी अब बात कर लेते हैं। ऑलराइट गाइज, अब देखते हैं कि आपको क्या चीज़ें याद करनी है एप्टीट्यूड के लिए। तो इंडिविजुअली अब हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो देखो एप्टीट्यूड में 98 परसेंटाइल से कम एक गुड परसेंटाइल नहीं होता है। अगर आपके एप्टीट्यूड में 98 परसेंटाइल नहीं आए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मान के चलो कि अभी बहुत कुछ इंप्रूव करना है, क्योंकि एप्टीट्यूड में 98 परसेंटाइल्स किसी के भी आ सकते हैं, लाइक किसी के भी। अगर तुम 15 दिन पहले भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तुम्हारे 98 परसेंटाइल ईजिली आ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, बस आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आगे मैं आपको अभी स्टूडेंट रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी, बट पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज देयर आर नो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि मैम अब कम टाइम बच गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स बता दो, हम वो कर लेंगे तो हमारी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। देखो एप्टीट्यूड में ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ जाता है एप्टीट्यूड में। तो बहुत ऐसे मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या यहीं से क्वेश्चन आया, कहीं से कुछ भी वो लोग उठा के दे देते हैं। आता सब कुछ बुक से ही है, जो हमारी बुक है उससे ही सब कुछ आता है।
मैक्सिमम गिन के बता रही हूँ 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बाहर से आएंगे, लेकिन बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं 45 क्वेश्चंस वो पूरे आपके सेम टू सेम बुक से ही आते हैं, या तो मतलब जो आपने क्लासेस में पढ़ा है या बुक से जो हमने समझाया है पूरा मतलब करिकुलम से ही आता है, ठीक है। लेकिन ऐसे बोलना बहुत मुश्किल है कि ये पढ़ के जाओ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि 50% पार्ट आप जो पढ़ के जा रहे हो उसमें से कुछ आए ही ना, बाकी 50% जो नहीं पढ़ा उसमें से आ जाए, तो आपकी फिर परसेंटाइल बहुत कम हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर लक एज वेल, ओके। नेक्स्ट है कि ये एक नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपके इसमें परसेंटाइल कम हुए तो मान के चलो कि ओवरऑल अच्छी रैंक बननी बहुत बहुत मुश्किल है, चाहे आप ड्राइंग और मैथ्स में कितने भी अच्छे हो जाओ। तो अगर आप एप्टीट्यूड को इग्नोर करोगे तो भाई आपकी रैंक अच्छी नहीं आने वाली है, ज़्यादा चांसेस इसी के रहते हैं। एंड लास्ट इज कि तुक्का इसमें काम नहीं चलता, तो सेकेंड अटेम्प्ट में इस बात का भी ध्यान रखोगे, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तुक्का मारा है बहुत ज़्यादा तो चांसेस ये हैं कि आपकी बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसलिए आपको जितना आता है, अगर आपको 40 क्वेश्चन आते हैं आप 40 ही करके आओ, छोड़ दो बाकी 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना आता है आप उतना ही करो, ठीक है। तुक्का करोगे तो बल्कि आपकी परसेंटाइल और कम होती जाएगी, ठीक है। तो मैंने यही देखा है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं और कोई बोलता है कि मैम मैंने तो 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, तो उसकी बल्कि ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल आती है, बजाय उसके कि कोई बोल रहा है कि मैम हमने तो कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं, सब करके आए हैं, तो उसकी कम आती है। तो मैंने यही देखा है कि तुक्का आप जितना कम लगाओगे, जितना आपको आता है अगर उतना ही करोगे तो आपकी बल्कि ज़्यादा परसेंटाइल आएगी। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। हमने ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करवाई हैं लास्ट ईयर भी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी, और हमें पता है कि ये वर्क करती हैं, काफ़ी सालों से रिफाइन होते होते आई हैं और ये पॉइंट्स हमें काफ़ी सालों में समझ में आए हैं। तो पूरा ये हमारा एक्सपीरियंस है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। तो मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड्स दिखाती हूँ तो एक्सप्लेन की जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो किस तरीके से वैलिड होती हैं। तो अगर आप इस स्टूडेंट का स्कोर कार्ड देखोगे तो सेशन 1 में अगर आप देखोगे तो एप्टीट्यूड में 74 परसेंटाइल है। मैंने आपको क्या बोला है कि 98 परसेंटाइल एप्टीट्यूड में इजीली आ सकती है किसी की भी। तो आप देख सकते हो कि मैथ्स में स्टूडेंट की 89 परसेंटाइल है जो कि काफ़ी अच्छी है, और ड्राइंग की भी परसेंटाइल काफ़ी अच्छी है 99.5, मतलब ड्राइंग और मैथ्स दोनों ही इतना अच्छा है, बस एप्टीट्यूड अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल परसेंटाइल 96.6 रह गई। इसमें तो कुछ भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है जब तक आप 98.5 या 98 से कम ऊपर नहीं हो। आपको तो कोई मनपसंद का कॉलेज मिलने ही नहीं वाला, मनपसंद का छोड़ो कोई कॉलेज ही नहीं मिलने वाला है जोसा काउंसलिंग के थ्रू, राइट। जबकि फिर सेशन 2 में मैंने यही बोला स्टूडेंट को कि भाई देखो मैथ्स को छोड़ो, ड्राइंग को छोड़ो, भाड़ में जाए ये दोनों अभी के लिए, भाई पहले एप्टीट्यूड पे ध्यान दो वरना नहीं होने वाला है तुम्हारा कुछ भी, ठीक है। तो मैथ्स में हल्की सी बढ़ गई 92 हो गई, ड्राइंग में काफ़ी कम हो गई 93.7 हो गई, ठीक है। बट एप्टीट्यूड में क्योंकि 98.5 हुआ तो 98 से ऊपर गया, देखो 99.2 हो गई परसेंटाइल, ठीक है। तो मिल गया अच्छे कॉलेज में एडमिशन। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड क्या है ना, गेम चेंजर होता है। तो आप देख सकते हो कि एप्टीट्यूड जो है वो गेम चेंजर होता है, ठीक है। अगर आप ड्राइंग मैथ्स में अच्छे भी हो, एप्टीट्यूड में कम रह गए, चांसेस ये ओवरऑल परसेंटाइल गिर जाएगी तुम्हारी। देखो गाइस, अब सेकंड रिजल्ट को भी देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड रिजल्ट को अगर आप नोट डाउन करोगे ना तो मैथ्स में इसके कम है, ड्राइंग में भी इसके कम है, एटलीस्ट इसके से तो कम ही है। इसके तो मैथ्स में भी 89 थे, ड्राइंग में भी 99.5 थे। तो मैथ्स और ड्राइंग इसके दोनों ही ज़्यादा थे सेशन 1 में। ये जो स्टूडेंट है इसके मैथ्स में भी कम है और ड्राइंग में भी कम है, लेकिन एप्टीट्यूड में 99.6 है। तो ओवरऑल परसेंटाइल देखो 98.9 बन गई, इसकी तो 96.6 ही रह गई थी, ठीक है। तो एप्टीट्यूड देख रहे हो किस तरीके से गेम चेंजर होता है। एप्टीट्यूड में आपके जितने ज़्यादा होंगे ना आप उतने बेनिफिट में रहोगे, आपकी परसेंटाइल उतनी अप जाएगी। लेकिन 98.9 इनफ परसेंटाइल नहीं था, पोटेंशियल तो होता ही है इंप्रूव करने का। तो भाई देखो इंप्रूव करवाया, 98.9 से 99.51 लेके गए। और यार ये ना तुक्के नहीं होते हैं, ये हर किसी के रिजल्ट में आप इंप्रूवमेंट देखोगे। ये स्ट्रैटेजी होती है कि आपको किस तरीके से इंडिविजुअली मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ ये फोकस करना है, एप्टीट्यूड में आपको ये टॉपिक्स करने हैं, ड्राइंग में आपको ये करना है, आप यहाँ वीक थे। तो वो तो मैं आपसे बात करके ही आपको बता पाऊंगी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट देख के ही बता पाऊंगी। तो इस स्टूडेंट को यही स्ट्रैटेजी बोला कि यार देखो तुम्हारा बहुत अच्छा है एप्टीट्यूड, वेरी गुड, कंटिन्यू रखो, लेकिन ड्राइंग को यार इम्प्रूव करो। तो मैं हर किसी से पूछती हूँ कि आपका ड्राइंग स्ट्रेंथ है या मैथ्स स्ट्रेंथ है, और उस तरीके से ही हम काम करते हैं। जिनका दोनों ही अच्छा होता है, जैसे स्टूडेंट का मैथ्स में भी 90 है और ड्राइंग में भी 93 है, तो बेनिफिट होता है क्योंकि और इजी हो जाता है आपके लिए अच्छा परसेंटाइल लाना। लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता, अगर आप मैथ्स में नहीं भी अच्छे हो तब भी आपके अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं। तो आई थिंक आप इन रिजल्ट्स को देख के इतना तो समझ ही गए हो कि एप्टीट्यूड कितना ज़्यादा गेम चेंजर होता है। तो गाइज अपने एप्टीट्यूड पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है कि आप पूरा
सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आप SSAC में हो तो भाई सारी क्लासेस में आओ, आपका 80% काम तो वही हो जाएगा क्लासेस में आके। उसके बाद आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जो काम हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको बोल रहे हैं करने के लिए उसको करो, तो ईजिली आपका 98 से ऊपर परसेंटाइल चला ही जाएगा। अगर आप SSAC में नहीं हो तब भी आपको कोई समझाने के लिए चाहिए एप्टीट्यूड पार्ट को, क्योंकि इतना इजी नहीं होता उसको सेल्फ प्रिपरेशन करना। अगर आप कहीं से समझ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, तो प्लीज़ ट्राई करो, कोई एक्सपर्ट गाइडेंस तो लो। और अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास बुक्स तो होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप SSAC की बुक्स भी बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए तो आप चिली मार लो, कोई बात नहीं। तो क्योंकि इतना स्ट्रेस लेने की कोई बात ही नहीं है फिर तो, क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे पास कुछ प्रिपरेशन करने के लिए, तो कैसे करोगे, ठीक है। कहीं से तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं से तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो तुम फिर क्या ही कर सकते हो, स्ट्रेस मत लो, जितना आता है उतना एग्जाम में कर दो, क्योंकि वो वैसे भी ज़्यादा कुछ इंप्रूव हो नहीं पाएगा इतने कम टाइम में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइंग पार्ट। जैसे मैंने आपको एप्टीट्यूड के लिए पॉइंट्स बताया, मैं आपको ड्राइंग के लिए बताती हूँ। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है ड्राइंग का कि इफ़ यू आर गुड इन ड्राइंग, मतलब देखो अब ड्राइंग और मैथ्स में क्या होता है ना कि कोई स्टूडेंट ड्राइंग में अच्छे होंगे, कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे होंगे, ठीक है। अगर तुम दोनों में ही गए गुजरे हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यार अगर किसी एक में अच्छे हो तो काफ़ी इजी हो जाता है अपनी परसेंटाइल को अप करना। तो अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो एम फॉर 98 परसेंटाइल प्लस, ठीक है। और अगर आप ड्राइंग में अच्छे नहीं हो तो एम फॉर 90 परसेंटाइल प्लस, ठीक है। डिपेंड करता है कि तुम ड्राइंग में कितने अच्छे हो। एवरेज हो तो 95 तक लेके आने की ट्राई करो, ठीक है। अब तुम कैसे करोगे ट्राई, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, ठीक है। तुम और तुम्हारे पास ये परसेंटाइल तो तुम्हारे हाथ में है नहीं ना कि तुम्हें 98 मिलेगा, 90 मिलेगा, 95 मिलेगा। तो बस तुम इतना मान के चलो कि अगर मैं अच्छा हूँ ड्राइंग में तो मेरे यार 98 आएंगे तो मेरा हो जाएगा। अगर मैं एवरेज हूँ तो 95 में हो जाएगा, अगर मैं बहुत बुरा हूँ तो 90 में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से फिर भी कॉन्सेप्ट सारे पढ़ने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट्स को कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कवर करो ड्राइंग के, और देखो आपका अपने आप अच्छा परसेंटाइल आएगा। अगर आप बहुत बुरे भी हो ना ड्राइंग में, फिर भी आपके 90 तो आ जाएंगे अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो कॉन्सेप्ट वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट करो। 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं, ह्यूमन फिगर्स के ऊपर, पोर्ट्रेट के ऊपर और पर्सपेक्टिव स्केचिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को आप जाके पहली बात तो चेकआउट करो अगर न्यू हो ड्राइंग में तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू कंप्लीट ऑल कॉन्सेप्ट्स नॉन नेगोशिएबल। उसके बाद है आपको प्रैक्टिस करना है बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट। जब आप वीडियो देख लोगे ना कॉन्सेप्ट वाली, तो आपको फिर प्रैक्टिस उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फिर रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट तो देख लिया, ठीक है, समझ आ गया, फिर भूल गए उसको, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो, उसके साथ प्रैक्टिस करो। चाहो तो हमें व्हाट्सएप पे अपना जो भी प्रैक्टिस वर्क है वो सेंड करो, हम कुछ रिकमेंडेशंस शायद आपको दे पाएँ जो आपको हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ इतना तो आप करो ड्राइंग पार्ट के लिए। जो स्टूडेंट्स SSAC में है भाई, आओ अपने करेक्शंस को डिस्कस करो, क्योंकि करेक्शन डिस्कशन के बिना तो बड़ा मुश्किल है कि आपकी ड्राइंग पार्ट इंप्रूव हो पाए। तो मेरे साथ बैठो और बैठ के करेक्शंस को डिस्कस करो, और इंप्रूव तो तुम्हारी हो ही जाएगी। इतना तो भाई करवाया ही इतने सारे स्टूडेंट्स का, तो हो जाएगा तुम्हारा भी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके ड्राइंग पार्ट के लिए। अब एक बार हम मैथ्स को भी देख लेते हैं और उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स को भी चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि या तो कोई स्टूडेंट्स ड्राइंग में अच्छे होते हैं या कोई मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आप कौन से में ज़्यादा अच्छे हो। और अगर आप दोनों में ही बुरे हो तो दोनों में ही वर्क करो और 95 तक लाने की ट्राई करो। अगर आप दोनों में ही अच्छे हो तो अच्छी बात है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अच्छी परसेंटाइल लाना। दोनों पे ही जो मैं बता रही हूँ उन स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इज कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपकी 95 से ऊपर होनी चाहिए। तो मैथ्स में थोड़ा कम परसेंटाइल भी होता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा काउंट हो जाता है, ठीक है। उसमें रैंक आपकी अच्छी आ जाएगी। तो मैथ्स में 95 तो बहुत ही अच्छी परसेंटाइल होती है। और अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो आपको 75 परसेंटाइल के लिए एम करना है, ठीक है। आई नो कि थोड़ा कमी है, बट मैथ्स के हिसाब से 75 भी अच्छा रहता है। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप 5-6 टॉपिक ले लो कि भाई मुझे सिर्फ 5 टॉपिक्स ही करने हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से करो कि एग्जाम में आप उसको सॉल्व करके आ पाओ। जो 5 टॉपिक आपने चुने हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो जो पहले JEE में आए हुए हैं, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। और कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखो मैथ्स के कि हाँ, अगर कुछ न्यू क्वेश्चन भी आता है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी आता है, तो भी मुझे आता है तो मैं कर लूँगा दिमाग लगा के, कर लूँगी दिमाग लगा के सॉल्व, ठीक है। डोंट ट्राई टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स। मैंने पहले ही बताया आपको, PYQs आप सॉल्व करो। और अगर आप बहुत ही बैड हो तो एटलीस्ट 3 टॉपिक चुन लो बस, क्योंकि 0 से अच्छा है कुछ,
ठीक है। जिनके 0 क्वेश्चन सही होते हैं मैथ्स में, उनकी जो परसेंटाइल होती है वो होती है 40 परसेंटाइल, ठीक है। तो अगर आप 3 क्वेश्चन भी करके आते हो तो आपकी 65-70 परसेंटाइल बन सकती है। अब गाइस जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उसको मैं थोड़ा आपको रिजल्ट्स के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि अगर आप पहले रिजल्ट में देखोगे तो मैथ्स में 39 परसेंटाइल था इस स्टूडेंट का, मतलब कोई क्वेश्चन सही नहीं था, 0 क्वेश्चन सही थे। और सेकेंड अटेम्प्ट में भी उसने कुछ नहीं किया, 0 ही क्वेश्चन सही है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 3 टॉपिक्स कर लो अगर आप बहुत गए गुजरे हो मैथ्स में। तो मतलब अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 परसेंटाइल है या उससे कम है तो आपको 3 ही टॉपिक्स करने चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे सेकेंड अटेम्प्ट में। तो इस स्टूडेंट को भी मेरी रिकमेंडेशन तो यही थी, पर ये इम्प्रूव नहीं कर पाई, इसकी ना बरकरार ही रह गई परसेंटाइल, तो इसीलिए थोड़ी कम बनी है ओवरऑल परसेंटाइल, मतलब 99 से ऊपर जा सकती थी, ठीक है। बट इसकी रिजर्वेशन कैटेगरी की थी ये स्टूडेंट, तो इसको मिल गया फिर अच्छा कॉलेज। बट अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में अगर आप देख रहे हो 92 परसेंटाइल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 98 होनी चाहिए थी। अगर हम बात करें ड्राइंग की तो उसमें 98.4 है, तो मुझे याद है ये स्टूडेंट ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा कि 98.4 अभी भी तुम्हारे हिसाब से तो कम है, तो इसको ज़्यादा लेके जाएंगे, 99 से ऊपर ट्राई करेंगे लेके जाने की। तो ऑलरेडी जिसकी ड्राइंग अच्छी है उसको बड़ा मुश्किल होता है कि हम और उसको इम्प्रूव कर पाएँ खींच के। तो उसके लिए हर छोटी डिटेल पे फोकस करना पड़ता है कि आप यहाँ पे इम्प्रूव करो, यहाँ पे इम्प्रूव करो, रेंडरिंग इम्प्रूव करो, कलरिंग इम्प्रूव करो। तो उसमें बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड टीचर तुम्हें रिक्वायर्ड होता है कि यार तुम्हें हर डिटेल्स बता पाए ताकि तुम्हारी वो एक परसेंटाइल खिंच पाए, इंप्रूव हो पाए, राइट। तो यहाँ पे 99 पे लिखे गए और एप्टीट्यूड में भी 92 से 97 लिखे गए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होता है, सेकेंड अटेम्प्ट में आ जाता है स्टूडेंट्स के। तो 96.4 से जिसमें कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, 98.4 लिखे गए और हो गया एडमिशन टॉप कॉलेज में। तो जैसा कि आप इस फर्स्ट रिजल्ट के एग्जाम्पल में देख सकते हो कि मैथ्स में 0 क्वेश्चन सही करे फिर भी टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो पॉसिबल होता है। लेकिन आपको कोई एक सब्जेक्ट में फिर बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ्स में 0 हो तो एक सब्जेक्ट में आपको फिर बहुत अच्छा होना पड़ेगा ड्राइंग में। और जैसे जैसे कि आप अगर मैथ्स में थोड़े अच्छे हो तो ड्राइंग में थोड़ा कम चलेगा, इस तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बट एप्टीट्यूड इज़ नॉन नेगोशिएबल। आप इसमें सारे रिजल्ट्स में देख लो, जो भी मैंने इसमें 4 रिजल्ट डाले ना, मैंने कोई ऐसा चुन के नहीं डाले हैं, मैंने रैंडम डाले हैं, क्योंकि हर रिजल्ट में ये चीज़ें दिख जाती हैं। देखो इसमें भी एप्टीट्यूड में 98.4 है, इसमें 98.5 है, इसमें 99.5 है। हर रिजल्ट में एप्टीट्यूड का स्कोर अच्छा ही है। कोई भी टॉपर का रिजल्ट आप उठा के देख लो, 99% टॉपर के रिजल्ट में एप्टीट्यूड में 98 से ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ एप्टीट्यूड नॉन नेगोशिएबल गाइस। एप्टीट्यूड में कांड मत करके आ जाना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड पार्ट, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में अगर आप सेकेंड जो हमारा रिजल्ट है इसमें देखोगे तो मैथ्स में इसमें 83 है। 83 मतलब अच्छा है मैथ्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स में 90 भी बहुत अच्छा परसेंटाइल होता है, ठीक है। तो मैथ्स में अच्छा है। एप्टीट्यूड में भाई 85 नहीं चलेगा, नहीं आने वाले भाई तुम्हारे, बिल्कुल तुम भूल जाओ, 85 में तुम्हारी कोई रैंक नहीं आने वाली। मैथ्स में कितना अच्छा कर लो, ठीक है। ड्राइंग में भी 87 किया, चलो अच्छा ही था, लेकिन ओवरऑल परसेंटाइल 92.9 रही, कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसको क्या करा है, इसको सेकेंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव करा कि भाई फुल फोकस करो अपना। एप्टीट्यूड में 98.4 पे लेके गए, और मैथ्स चाहे कम हुआ 69 पे चला गया, 83 से 69, क्योंकि भाई फोकस नहीं करना था मैथ्स पे, ठीक है। गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, सोचोगे कि अरे मैथ्स में मेरी 83 है, अभी इसको 99 पे लेके जाऊंगी तो हो जाएगा, भाई नहीं होगा। स्ट्रैटेजी नाम की चीज़ होती है, ठीक है। स्ट्रैटेजी सही फॉलो करोगे तभी होगा सेकेंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव। और ड्राइंग में फिर 98.8 पे लेके जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट आपको अच्छा लेके जाना है, दूसरा चाहे आप थोड़ा सा कम कर लो, जैसे मैथ्स में 69 पे चला गया लेकिन ड्राइंग में आया 98.8 पे। तो ड्राइंग पे फोकस करा गया था और एप्टीट्यूड पे फोकस किया गया था, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि आप ड्राइंग करना चाहते हो या मैथ्स करना चाहते हो, आपको कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड ओवरऑल 99.2 अगेन टॉप कॉलेज, ओके। इस रिजल्ट में अगर देखोगे, इस रिजल्ट में आपका अगेन आप देख सकते हो मैथ्स में अच्छा था, 89 था, ठीक है। 74 यार एप्टीट्यूड में कहीं नहीं होने वाला, अगेन 9। अब मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं, मेरे को पता है कि आने ही नहीं वाला है, 74 में कुछ भी नहीं होने वाला। ड्राइंग अगेन बहुत अच्छा है, 99.5 पे लेके गए। अब क्या है इसमें कि यार इसमें मेन जो इशू था ना वो एप्टीट्यूड ही था, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी अच्छा है, ड्राइंग ऑलरेडी अच्छा है। तो एज यू कैन सी कि ज़्यादा फोकस ना मैथ्स पे करा ना ड्राइंग पे करा, फुल अपना एफर्ट डाल दिया भाई। 74 से हमें लेके जाना है, 98.5 आ गए,
99.2 अगेन टॉप कॉलेज। ओके, लास्ट रिजल्ट अगर हमारा देखोगे तो अगेन 74 थे मैथ्स में और 84 थे ड्राइंग में, दोनों में एवरेज। अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, दोनों को ही 90 से ऊपर लेके जाने का ट्राई करो, मत लेके जाओ 98 ऊपर, ठीक है। मत चुनो कोई एक सब्जेक्ट, अगर दोनों में एवरेज हो दोनों में थोड़ा थोड़ा काम कर लो, 90 से ऊपर ले जाओ, ठीक है। दोनों में 90 से ऊपर, लेकिन एप्टीट्यूड तो नॉन नेगोशिएबल है, एप्टीट्यूड में 99.5 एंड ओवरऑल यू गेट 99.5, तो अगेन वेरी टॉप कॉलेज। ओके, तो ये थे स्कोर कार्ड। अब जिन लोगों को लग रहा है कि भाई हमारी तो यार बहुत ही कम परसेंटाइल है, 70 है, 60 है, अब हमारी कैसे आएगी, तो भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप इस रिजल्ट में देखोगे 21 मैथ्स में, मतलब नेगेटिव में मार्क्स, ओके, उसको लेके गए 85 पे, एप्टीट्यूड में 61 उसको लेके गए 93 पे, ड्राइंग में 96 उसको लेके गए 99.5, ओवरऑल ये फर्स्ट से सेकेंड सेशन में ही तो हुआ है, 2 महीने में ही तो हुआ है। ये जो इनका हो सकता है तो तुम्हारा भी तो हो सकता है। और अगर आपके ऑलरेडी अच्छे हैं, 99.2 है, भाई 99.2 पे एसपी डेली नहीं मिलने वाला तुमको। अगर तुम्हें एसपीए मिल रहा है, ट्राई फॉर एसपी डेली, गो एट 99.7, 99.9, वाई नॉट। अच्छे हो तो और अच्छा लेके जाओ, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस टीचर चाहिए जो तुम्हें हर बारीक से बारीक चीज़ बता सके कि यार यहाँ पे आप अच्छा करो, यहाँ पे अच्छा। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर सेकेंड अटेम्प्ट, जो कि हमने पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का करवाया है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम करवा रहे हैं, वो चीज़ें तो है ही इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और मैं हर इंडिविजुअल बच्चे से बात करती हूँ कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि एसएससी हम क्यों ज्वाइन करें या फ्री डेमो क्लासेस क्यों ज्वाइन करें, मैं तो कहती हूँ मत करो। अगर तुम्हें नहीं टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मत करो ज्वाइन, ठीक है। फ्री डेमो क्लास भी मत ज्वाइन करो, क्योंकि जिनको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो सीरियस है अपने करियर के लिए, या जिनको सीरियसली लग रहा है कि नहीं भाई हमें कोई चांस नहीं लेना, वो सब फ्री डेमो क्लासेस में एक ना एक बार आ ही चुके हैं। अगर तुम अभी भी वेट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम सीरियस नहीं हो, क्योंकि अगर हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट के ऊपर, अपने लाइफ का इतना साल दे चुके हैं आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करवाने के लिए, हर एक छोटी चीज़ को अच्छा करने के लिए, चाहे वो बुक्स हो, चाहे कोई कॉन्टेंट हो, चाहे हमारी क्लासेज हो, चाहे डिजिटल रिसोर्सेज हो, हर चीज़ हम ट्राई करते हैं कि अपने हिसाब से बेस्ट करें। तो फिर भी अगर रिजल्ट बेस्ट नहीं आएगा तो हमारा मतलब ही क्या है जीने का, या कोई भी बिजनेस करने का, या एग्जिस्ट ही करने का। क्योंकि यार लाइफ में एक आधी चीज़ें ही हैं जो आती हैं, किसी भी इंसान को एक आधी चीज़ें होती हैं जो उसमें वो बहुत परफेक्ट होता है। मेरी लाइफ में ये है कि मैं ड्राइंग बहुत अच्छा सिखाती हूँ, जो मैं करती हूँ उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अगर इसमें भी मेरे रिजल्ट नहीं आएंगे एसएससी में, तो यार फिर क्या ये पर्पस रह गया मेरा जीने का, ठीक है। तो यही मुझे लगता है कि यार मेरे को हर स्टूडेंट के टॉप मार्क्स दिलवाने हैं, जो भी एसएससी में आ रहा है टॉपर बन के निकलना चाहिए, अपनी ड्रीम कॉलेज में लैंड अप होना चाहिए। तो इसलिए मैं तो अपना फुल एफर्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते ही नहीं हो कि हाँ मैं कमिट करूँ किसी चीज़ के लिए, कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, अच्छे कॉलेज में जाना है, क्योंकि अगर तुम्हें करना है ना तो तुम कर लोगे। जिनको आना है वो आ चुके हैं, ठीक है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको दिख रहा है कि कहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिल रही है, कौन अच्छे से बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है। तुम लोग अब इतने स्मार्ट ऑलरेडी हो, कोई बच्चे नहीं हो छोटे दूध पीते कि तुम्हें कोई कन्विंस करना पड़े, ठीक है। जहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वहाँ जाओ, पर हम तो अपनी तरफ से 100% मेहनत करते ही हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ना बोल सकते हैं। रिजल्ट हमारा तुम्हारे सामने ही है, 1/3 का हमारा सक्सेस रेट है, 3 में से 1 बच्चे के हमारे टॉप मार्क्स आते हैं। बहुत बड़ी बात है, अनबिलीवेबल सा साउंड होता है, लेकिन हम मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स भी मेहनत करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो लोग सीरियस हो और मेहनत करना चाहते हैं वही एसएससी में आए। अब मैं नहीं चाहती कि तुम फालतू में आके हमारा रिजल्ट खराब करो। तो ऑनेस्ट सी बात है कि यार तुम तभी आओ जब तुम सीरियस हो, और अगर सीरियस हो तो फ्री डेमो क्लास बुक करो, नंबर तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और बस तुम हमसे कनेक्ट हो सकते हो ईजिली। अगर 2025 में एग्जाम दे रहे हो इस साल, तो मैं तो कहती हूँ सोचो भी मत। अगर सीरियस हो तो तुम डायरेक्टली अभी ज्वाइन कर सकते हो, टाइम बहुत कम रह गया है, मतलब सोचने का भी अब टाइम है नहीं ऑनेस्टली। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो, हर कोई टॉपर बन सकता है। 1/3 मतलब यार 3 में से 1 में तो तुम आ ही सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। बस ये मत सोचो कि यार मैं तो स्कूल में अच्छा नहीं हूँ, मेरे तो स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो शायद इसमें भी नहीं आ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ट्राई तो करो, ट्राई करने में तुम्हारा कोई हार्म थोड़ी ना हो जाएगा। चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, जैसा मैंने बोला। तो चाहते हो तो तुम कर लोगे, नहीं चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाओ कि मुझे करना है, एंड देन देखो कि तुम कैसे नहीं कर पाओगे तो 100% कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। I have got 98 percentile in JEE BH and 166 marks in my NATA examination. I scored 99.6 percentile in my JEE paper 2 and my all India rank stood 292. And I scored 99.85 percentile in the JEE BARC examination this year.
securing an All India rank of 120. My JEE score is 99.66 percentile and my NATA score is 168. If you want to do architecture, I feel SSAC is the place you can trust in for your preparation. The teachers at SSAC are amazing. Helped me so much with their incredible techniques which you cannot find anywhere across the internet. I've searched them all. I loved everything about the institute. Would like to especially thank Sanjay sir and Samiksha ma'am and Shrestha ma'am and Shruti ma'am. You were all fabulous. Cannot find this level of quality education anywhere else. I would recommend people to join SSAC who score amazing in their exams. I can't recommend SSCC enough for all the students who want to prepare for JEE BIAJ and NATA exam. I recommend you to join SSAC because everybody who is regular to the classes have gotten their ranks. So why not you? All the best.